हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम 3 दिसंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी मुख्य खबरें कौन सी है। आज की हमारी 5 महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि अवैध अप्रवासी जो होंगे उन्हें भारत में कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, तो इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। दूसरी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि भारत में दवाओं की जो कीमत है वो बढ़ रही है। इससे आम नागरिकों को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव रूप से, उसके बारे में बात करेंगे। और FAO जो है खाद्य एवं कृषि के लिए, उसने विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या क्या बातें हैं। संसदीय पैनल ने IBC के कामकाज में प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित किया है, उसके बारे में जानेंगे। IBC जो है वो 2016 में लाया गया था ताकि बैंकिंग का जो इंसॉल्वेंसी है जो भी कंपनियों की, उसको जल्दी तरह से निपटाया जा सके। तो उसमें कुछ कमियां हैं, उसको रेखांकित किया और सुझाव भी दिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। सतत प्रदूषण प्रबंधन के लिए जैव व उपचार यानी कि बायो रेमिडेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करेंगे। जैसे हाल ही में कंपनी है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो मानक देखेंगे हम लोग। एक है घरेलू रूप से घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक कौन से होते हैं, RBI ये निर्धारित करते हैं, तो वो देखेंगे। ओम्बड्समैन योजना जो है RBI की, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। जैविक हथियार अभी समय है, उसके बारे में बात करेंगे। हॉर्नबिल जो उत्सव होता है नागालैंड में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में एक हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व है, उनका नाम है स्वर्गदेव छोलुंग सुफका, उनके बारे में बात करेंगे। असम के, तो उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। हमारी पहली मुख्य खबर रहेगी आज की, वो है अवैध अप्रवासियों को भारत में कोई कानूनी अधिकार नहीं। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और वो निर्णय का ऐसा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक बात पहुंची थी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 के तहत हमारे रिट जारी की जा सकती है 5 प्रकार की, उसमें से एक है हैबियस कॉर्पस। इसके तहत ये रहता है कि अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है वैसे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कर सकता है कि उस बंदी को प्रत्यक्षीकरण यानी सामने लाने का ऑर्डर दे सकता है। तो इस प्रकार की एक रिट याचिका गई थी, तो उसमें बोला गया कि रोहिंग्या की गिरफ्तारी के बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था कि किसी ने एक याचिका डाली कि रोहिंग्या जो कुछ है वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई याचिका नहीं मिली थी। तो उस याचिकाकर्ता ने हैबियस कॉर्पस के तहत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं होती है, सरकार जो भी सुविधाएं प्रदान करती है और अन्य लाभ, जो भी सरकार सुविधाएं और लाभ जो प्रदान करती है, वो देश के नागरिकों के लिए है, ना कि अवैध रूप से भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि अवैध अप्रवासी वास्तव में होते क्या है और भारत में क्या कानूनी रूलिंग है। तो देखिए, इससे संबंधित प्री में थोड़ा सा आ सकता है। प्री में जैसे के हमारे देश में जो अवैध अप्रवासी उनको देखने के लिए कौन कौन से कानून है और क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है, पहले अपने डिसीजन में ये बात करते हैं। तो उन्होंने भारत में रोहिंग्याओं की वैधानिक स्थिति के बारे में बात करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रोहिंग्या जो है को शरणार्थी के रूप में अगर घोषित करना है तो केंद्र सरकार ये देखे। मतलब याचिका में एक बात ये उठाई गई थी, जो याचिकाकर्ता है उसने ये बात उठाई कि रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में एक दर्जा दिया जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए सरकार के स्तर पर आधिकारिक कार्रवाई की आवश्यकता है, ना कि हम इसको देखने वाले। यानी कि अगर रोहिंग्या भारत में शरणार्थी है या नहीं है, ये चीज कौन देखेगा? आपका केंद्र सरकार देखेगी। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या जो है वो वर्तमान में भारत में अवैध घुसपैठी है, इसलिए उनको भारत में कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है। वर्तमान की सिचुएशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक टिप्पणी और की, उसने बोला कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले के प्रति दायित्व ये क्या है। न्यायालय ने बोला कि ठीक है, उनके जो मूलभूत आवश्यकता व्यवहार है, मतलब जो व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश कर दिया, देखिए उसके साथ एक मूलभूत मानवीय व्यवहार तो किया जाना चाहिए, है ना, परंतु ये नहीं किया जाना चाहिए कि कोई जो है विदेशी नागरिक गैर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद कानूनी अधिकारों की मांग करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, उनके साथ एक मूलभूत मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता तो है जो अवैध रूप से घुस गया है, परंतु ये नहीं बोल सकते कि आप अवैध रूप से घुस गए हो और फिर आप कानूनी अधिकारों की मांग करो भारत।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पर सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि उनके कानूनी अधिकार नहीं है और वर्तमान में तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है। अब अगला बोलता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता और सुरक्षा भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत की जो आबादी है उसकी जरूरतें सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। जो भारत के नागरिक है, भारत की आबादी है, उसकी जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। अवैध प्रवासियों की जरूरतों को अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये बोला कि हमारे देश के जो नागरिकों की आवश्यकता है, उनकी जरूरतें हैं, वो जो अवैध प्रवासी है उनकी मांगों या उनकी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही न्यायालय ने यह बात भी बोली कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा की सख्त निगरानी के सामरिक महत्व को भी दोहराया। मतलब ये कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए जो अवैध रूप से भारत में प्रवास करके आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समस्या भी पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो बोला कि राष्ट्रीय प्राथमिकता और सुरक्षा भी हमें देखनी है। मतलब हमें पहले भारत के जो लोग हैं उनके जो अधिकार है उनको देखना है, उसके बाद अप्रवासियों को बाद में देखा जाएगा, प्रवासियों को जो अवैध रूप से घुस गए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अवैध अप्रवास की वजह से भारत में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी होती है। तो 3 टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार समराइज कर लेते हैं कि वैधानिक स्थिति वर्तमान में ये बोला कि केंद्र सरकार देखे, हम नहीं देखने वाले इस बात को। अवैध अवैध घुसपैठी है ना वर्तमान में, और देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले के प्रति दायित्व की बात करी तो हाँ के मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो कि वो लोग कानूनी अधिकारों की मांग करने लग जाए। अगला ये कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है। आगे देखते हैं। अब भारत में शरणार्थियों से संबंधित कानून क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे पहले बात करते हैं। तो एक रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का। इसके तहत शरणार्थियों की परिभाषा दी हुई है कि शरणार्थी कौन होंगे कौन नहीं होंगे, और साथ साथ में उनके अधिकार बताए गए हैं। उनकी सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार या मानकों का उल्लेख किया गया। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का बोला गया शरणार्थी की परिभाषा क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे और उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करेगा, है ना। भारत ने इस अभिसमय जो है और इसका जो प्रोटोकॉल है 1967 का, भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। प्रीलिम्स के लिहाज से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और उसके अंतर्गत जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया 1967 में, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। यह बात हमें ध्यान रखनी है प्री के लिए। अब ये बोला कि देखिए जो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून है यानी कि कस्टमरी लॉ जो होते हैं के तहत गैर वापसी यानी उसको एक टर्म उसको बोला जाता है नॉन रिफॉल्वमेंट सिद्धांत को भारत मानता है। भारत ने साइन तो नहीं करे रिफ्यूजी कन्वेंशन पे, परंतु भारत गैर वापसी के सिद्धांत को मानता है। भारत ये बोलता है नॉन रिफॉल्वमेंट मानने के तहत ये बोलता है कि ठीक है, अगर देखिए किसी को हम एक रिफ्यूजी कन्वेंशन को तो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, परंतु एक मूलभूत अधिकार उनको देने के हम लोग तैयार है कि ऐसे देश में उनको जबरन वापस नहीं भेजेंगे जहां पर उन लोगों को नुकसान हो सकता है। तो गैर वापसी का अर्थ है नॉन रिफॉल्वमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जहां राष्ट्रों को किसी व्यक्ति को ऐसे देश वापस भेजने से रोकता है जहां इसे उत्पीड़न, यातना या फिर गंभीर नुकसान हो सकता है। तो भारत जो है इस सिद्धांत को मानता है, परंतु भारत ने इस अभिसमय और इसका प्रोटोकॉल जो है 1967 का, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 2 बात याद रखनी प्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में क्या कानून है? देखिए भारत में जो है मतलब शरणार्थी जो है किन किन कानूनों के तहत प्रशासित किए जाते हैं। तो भारत ने एक है फॉरेनर एक्ट हमारे यहाँ पे 1946 का, उसके तहत विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम है 1939 का, उसके तहत पासपोर्ट अधिनियम है हमारे यहाँ पे 1967 का, उसके तहत नागरिकता अधिनियम है 1955 का। इसके तहत 4 कानूनों के तहत हम लोग भारत में शरणार्थियों को प्रशासित करते हैं। फिर इन कानूनों के तहत उनके अधिकार क्या होंगे, उनको कैसे देखरेख की जाएगी, ये सब बातें लिखी है ना। अब एडहॉक व्यवस्था क्या है वर्तमान में भारत में? मतलब जो है भारत के जो 4 कानून है, इसमें किसी में शरणार्थी दर्जा किसी कानून के तहत नहीं कि किसी को शरणार्थी दर्जा दिया जाएगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको शरणार्थी का दर्जा देना है या किसको नहीं देना है। ठीक है। और इसको एक तरह से बोलते हैं कि रणनीतिक एम्बिग्यूटी यानी कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी भी होती है। इसका अर्थ ये कि ठीक है, हम परिभाषित तो नहीं कर रहे हैं हमारे किसी कानून के तहत कि किसको शरणार्थी मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, परंतु सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। सरकार के पास ये एम्बिग्यूटी होती है। सरकार जो है वो केस बाय केस निर्णय ले सकती है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और हमारी सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब शरणार्थियों का विभाजन देखते हैं और क्या है। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो किस किस को शरणार्थी मानता है वर्तमान में। तो श्रीलंकाई तमिल उनको शरणार्थी मानता है, तिब्बतियों को शरणार्थी मानता है। तिब्बत की जो सरकार है वो तो आपने देखा होगा धर्मशाला से चलती है इवन वहां की, है ना। संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, वो किस किस को शरणार्थी मानती है। वो मानती है रोहिंग्या को, अफगानिस्तान के नागरिकों को, म्यांमार के नागरिकों को और अफ्रीकी नागरिकों से जुड़े शरणार्थी मामलों को प्रशासित करता है या फिर इनको मानता है। मतलब हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय वो केवल 2 श्रीलंकाई तमिल और तिब्बतियों को शरणार्थी मानता है। ये बात प्री के लिहाज से फिर से हमें ध्यान रखनी है। रोहिंग्या को नहीं मानता है, अफगान को नहीं मानता, म्यांमार और अफ्रीकी देशों वालों को नहीं मानता। ठीक है। भारत ने निम्नलिखित समूह को शरणार्थी का दर्जा दिया है, एक और दिया हुआ है। तिब्बती शरणार्थी अभी बता चुका हूं, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी हो गए, साथ साथ में एक और है उत्तर पूर्व भारत में चकमा और हजोंग शरणार्थी। ठीक है। इन 3 को भारत क्या मानता है, शरणार्थी का दर्जा भारत में दिया हुआ है। ठीक है। ये सरकार के ऊपर होता है, कंप्लीटली सरकार दर्जा देती है। ओके, तो ये न्यूज हमारी कवर हो गई। मेनली ये जो न्यूज है वो प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको ना। नेक्स्ट क्या है, दवाओं की बढ़ती कीमतों का आम नागरिक पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए हाल ही में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है, उसने ये बताया है कि अत्यधिक मुनाफाखोरी जो कंपनियां हैं या फिर जो खुदरा और रिटेल के जो जहां पे दवाएं बिकती है वहां पे अत्यधिक मुनाफाखोरी, विलंबित नीति का सुधार यानी कि सरकार के द्वारा जो नीति का सुधार नहीं किए गए उसके कारण, साथ साथ में आवश्यक दवाओं की वहनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानूनी तंत्र की अनुपस्थिति। इन 3 कारणों की वजह से संसदीय समिति जो है रासायनिक और उर्वरक मामलों से संबंधित जो स्थायी समिति है उसने ये बोला कि इन 3 कारणों की वजह से भारत में क्या हो रहा है, जो दवाइयां हैं वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो रही है क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। किस वजह से, मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा है, विलंबित नीति का सुधार यानी कि सरकार जो है वो सुधार नहीं कर रही है टाइम के हिसाब से, वर्तमान जरूरत के हिसाब से, और प्रभावी कानूनी तंत्र नहीं इसके कारण ना। देखते हैं इस न्यूज में क्या है। और इस न्यूज में भी देखिए प्रीलिम्स के लिहाज से ही महत्वपूर्ण होगा, परंतु कभी अगर भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के संबंधित कोई सवाल आता है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं उस पर नजर डालते हैं कि क्या क्या बोला है। तो बोला कि मूल्य निर्धारण में कमजोर पारदर्शिता, मतलब मूल्य निर्धारण जो किया जाता है दवाइयों का उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बोला कि सरकार और एक जो हमारा संस्थान है जो मूल्य निर्धारण करता है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के पास वास्तविक लागत डेटा, मतलब वास्तविक लागत कितनी है वास्तव में उस दवाई की, इसका डाटा उनके पास नहीं होता। तो इस वजह से वो निर्धारित मूल्य निर्धारण का तरीका नहीं निकाल पाते कि मूल्य कितना निर्धारित करना है इस दवाई का। मतलब ये बोला कि सरकार और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है उसके बाद वास्तविक डेटा लागत नहीं होती है और इससे प्रत्येक स्तर पर कितना मुनाफा जोड़ा गया है इसकी कोई जानकारी नहीं। मतलब प्रत्येक स्तर पर जैसे ऐसा होता है, जैसे कंपनी है इसने बनाई तो यहाँ ये कुछ मुनाफा कमाएगी, फिर ये खुदरा व्यापारियों के पास जाएगा, थोक व्यापारियों के पास जाएगा तो थोक व्यापारी कुछ मुनाफा जोड़ेंगे, फिर ये खुदरा व्यापारियों के पास जाएगा, फिर आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो यहाँ कौन कितना मुनाफा जोड़ रहा है उसमें, जैसे कि अगर यहाँ से 100 रुपए का बनकर निकला तो हो सकता है यहाँ 150 में पहुंचे, फिर यहाँ 170 में पहुंचे और आम उपभोक्ता तक वो धीरे धीरे 200 या 180 में पहुंचे। तो कौन कितना मुनाफा जोड़ रहा है, सरकार के पास ये वास्तविक डाटा लागत नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मूल्य निर्धारण जो है वो पारदर्शी नहीं हो पाता। अगला देखते हैं, व्यापार मार्जिन युक्तिकरण। ये क्या है, टीएमआर में देरी होती है। ये क्या है, मतलब हर किसी का मार्जिन कितना होगा यहाँ पर, इसका 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 मार्जिन कितना होगा, ये युक्तिकरण नहीं हो पाता या बहुत रेशनलाइजेशन तरीके से नहीं हो पाता है। हालांकि भारत में ये बोला गया कि कैंसर की दवाओं के लिए तो हमने कुछ स्तर पर ये व्यापार मार्जिन युक्तिकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करके कैंसर की दवाओं को बहुत हद तक हमने उनकी कीमत बढ़ने से रोका है। परंतु जो अन्य दवाइयां हैं, लेकिन वर्षों की चर्चा के बावजूद भी इसे अभी तक स्थायी, मतलब ये है कि हमें इसको स्थायी बनाना था। ऐसी समिति बोल रही है कि हर स्तर पर कितना मुनाफा होगा, मार्जिन होगा कंपनी का, खुद थोक व्यापारी का, खुदरा का, वो हमें एक तरह से उसको नीति बना लेनी चाहिए थी कि कितना होना चाहिए। परंतु अभी तक हम इसको नीति नहीं बना पाए। हाँ, हमने कैंसर की दवाओं के लिए ठीक से काम किया है, परंतु नीति के रूप में अभी ये नहीं चल रहा। क्या
व्यापार मार्जिन युक्तिकरण टेक्निकल टर्म है, आप सिंपल सा ये ध्यान रख सकते हैं कि दवाओं के जो मूल्य निर्धारण है उसमें बहुत पारदर्शिता की कमी है। साथ साथ में ये बोल सकते हैं कि व्यापार मार्जिन जो होता है किस स्तर पे कितना मार्जिन फिक्स किया जाए, इसकी हमारे पास एक नीति नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रखिए ना। और कमेटी ने सिफारिशें क्या करी है? हाँ, देखिए ये तो उसने अभी जो हमने देखा ये सॉरी, यहां पर एक स्लाइड छूट गई है बीच में। रिपोर्ट के और मुख्य बिंदु क्या है, ये तो हम लोगों ने सेकंड स्लाइड देख लिए, फर्स्ट स्लाइड में ये बातें रह गई, तो ये देखते हैं क्या है। अत्यधिक मुनाफे के कारण महंगी होती दवाइयां, मतलब फिर से वही बात हो गई, अभी जो पॉइंट पड़ा था वही है कि सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाइयां जो है उन पर कहीं अत्यधिक मुनाफा होता है, कभी कभी जैसे 500 से 1800% तक का मुनाफा होता है। इसकी वजह से नागरिकों के लिए वही नहीं होता, मतलब जो थोक विक्रेता हो गया, खुदरा हो गया, कंपनियां होगी, वो अत्यधिक मुनाफा उस पर कमा रहे हैं। मूल्य नियंत्रण केवल कुछ दवाओं पर लागू होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची एक हमारे पास है, उसके तहत हमने सूचीबद्ध किया हुआ है कुछ दवाइयों को, तो उन दवाइयों का मूल्य नियंत्रित होता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। परंतु अन्य दवाइयां जो कि गैर अनुसूचित है, उस सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, उनका मूल्य निर्धारण जो है या विनियमन जो है वो नहीं हो पाता। और जब ये विनियमन नहीं हो पाता है तो कंपनियां जो है फिर वो मनमाने तरीके से उसकी एमआरपी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो दो बातें यहाँ होगी, दो वो क्या क्या, एक तो अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, साथ साथ में जो मूल्य नियंत्रण नीति है हमारी आवश्यक सूची, उसमें केवल कुछ दवाइयां शामिल है, साथ साथ में मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, और मार्जिन कितना होना चाहिए हर स्तर पर उसको हम एक नीति के रूप में नहीं बना पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कमेटी ने क्या सिफारिशें करी कि हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले तो अगर नीति नहीं है आपकी मार्जिन युक्तिकरण की, तो आप नीति बनाइए कि हर कोई स्तर पर कितना कितना मुनाफा ले सकता है, तो इससे कीमतें जो है वो स्थिर रहेगी। गैर अनुसूचित दवाइयां जो कि उस सूची में शामिल नहीं है, आवश्यक दवाइयों की सूची में, उन पर भी आपको मूल्य नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसको लागू करना होगा। एक जांच के लिए अलग तंत्र स्थापित किया जाए उसका। ठीक है, स्टैंड की कीमतों को कम और मॉनिटर करना। देखिए ये जो टर्म है इसका इंग्लिश में ये है स्टैंड, ये हार्ट की बीमारी के लिए यूज की जाने वाली एक चीज है। तो उसने ये बोला कि इसकी जो कीमतें हैं उसको भी कम करना और मॉनिटर करना, एक निर्धारित लागत से इसको ऊपर बेचा नहीं जाए। कैंसर की दवाओं के मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाना, मतलब वो वापस से फिर बात हो रही है कि कैंसर की दवाओं के लिए ठीक काम कर रहे हैं हम लोग, परंतु अभी फिर से और इनकी कंपनियां हो गई, अस्पताल हो गए, ऑनलाइन विक्रेताओं से वास्तविक समय मूल्य निर्धारण डाटा, मतलब वास्तविक समय में वो डाटा किस आधार, मतलब किस आधार पर वास्तविक समय पर कैसे किन कीमतों के आधार पर कैंसर की दवाओं को बेचा जा रहा है, एक इसके लिए प्रणाली हमें पूरी तरह से निर्मित करनी होगी, ऐसा समिति बोल रही है, ताकि हम वास्तविक उत्पाद और उचित मूल्य जो है वो सुनिश्चित कर सके। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि ट्रैक करे उसको कि हर स्तर पर उसकी कीमत कितनी, ताकि अत्यधिक मुनाफा जो है उसमें रोक किया जा सकता है। देखिए भारत में जो नागरिक है उनको स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही नहीं मिल पाती है ना, पहुंच भी नहीं है। अगर वो कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आम नागरिक की पहुंच से जो बेसिक दवाएं हैं वो भी दूर हो जाएगी, तो कंट्रोल करना जरूरी है उसको ना। अब हमारे यहाँ पे संस्थागत फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए, इसको देख लेते हैं कि देखिए औषध विभाग है हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे वो है केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है, यानी कि औषधि का मूल्य निर्धारण वो करता है। जैसे कि अभी हमने देख रहा था कि आवश्यक दवाइयों की जो सूची है उसके तहत मूल्य निर्धारण कौन करता है, ये मतलब आवश्यक दवाओं की एक सूची बनाई गई है, उसमें तो मूल्य निर्धारण आपका NPPA कर लेगा, परंतु उसमें अगर सूची में कुछ शामिल है तो हमारे पास ऐसा विनियमन तंत्र नहीं है कि वो हम देख पाए। अगला क्या है, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013, इसके तहत जो है राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जो है वो बताई गई। देखिए मतलब स्ट्रक्चर आप इस तरह समझिए कि 2013 में हमने ये लेके आए, क्या एक आदेश लेके आए, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश। इसके तहत हमने क्या बनाया, राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची। अब इस सूची के तहत जो मूल्य निर्धारण करता है वो कौन प्राधिकरण करता है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। और ये प्राधिकरण किसके अंतर्गत काम करता है, औषध विभाग के अंतर्गत। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति 2012, इसका उद्देश्य, नीति भी हमने बनाई है, इसका उद्देश्य है कि आवश्यक दवाओं
कि उचित कीमत पर लोगों को उपलब्धता हो सके, ऐसे हमने नीति बनाई है 2012 में। तो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्री में काम का होता है कि मूल्य मतलब सूची इसके तहत बनाई जाती है, फिर मूल्य ये निर्धारण करता है, और ये काम करता है औषध विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज की। तीसरी महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो हमारी है, खाद्य और कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति क्या है। खाद्य और कृषि के लिए विश्व के भूमि भूमि हो गई और जल संसाधनों की स्थिति क्या है, उस पर एक रिपोर्ट आई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है ना। और इस रिपोर्ट में जो भूमि हो गया है ना, मृदा हो गया, जल संसाधन की अदृश्य और अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग पर केंद्रित है। मतलब जो हमारी भूमि होगी, उसके ऊपर मृदा होगी, जल संसाधन हो गए, उनको और बेहतर तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में ये बात करती है, ताकि क्या हो सके कि संधारणीय कृषि उत्पादन हो जो कि लंबे समय तक चले, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके लिए अनुकूलन हो सके, रिजिलियंट बन सके हमारी कृषि, है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जो होती है उसमें भी वृद्धि हो, यानी कि कृषि इस प्रकार से की जाए कि संधारणीय हो, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, रिजिलियंट हो, और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में कमी न करके वृद्धि करे धीरे धीरे। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। अब इस रिपोर्ट की देखिए बात करें तो डायरेक्टली तो सवाल नहीं बनता रिपोर्ट के ऊपर। ये बन सकता है कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उसको इनडायरेक्टली तरीके से किसी सवाल में अगर ऐसा आता है, मृदा, कृषि या भूजल जल संसाधन, उसको लेके तो आप यूज कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो वो एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनौतियां सबसे पहले रिपोर्ट में क्या रेखांकित की गई है। रिपोर्ट एक तो चुनौतियों की बात करती है और एक बात करती है कि संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावनाएं क्या, ये दो बातें करती है रिपोर्ट। तो पहली देखते हैं मुख्य चुनौतियां क्या है। मुख्य चुनौतियां ये है कि 2050 तक विश्व की जो आबादी है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में वृद्धि होगी। अब आबादी वृद्धि होगी तो खाना भी खाएंगे, ऐसा तो खाना नहीं खाएंगे। तो कृषि को 2012 की तुलना में 50% अधिक खाद्य उत्पादन करना पड़ेगा, चारा और फाइबर का उत्पादन करना है। मतलब ये बोल रहा है कि 2050 में जो हमारी जनसंख्या होगी उसके कारण खाद्यान्न की मांग, पशुओं के लिए चारा की मांग, है ना, और फाइबर की मांग बढ़ेगी। तो हमें 2012 की तुलना में 2050 में डबल उत्पादन करना पड़ेगा, दुगना, यानी 50% और अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें काम करना है। चुनौती सबसे पहले ये है, और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कृषि की उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और साथ ही ये बोला कि 20-25% से अधिक ताजे दल की जरूरत भी हमें पड़ेगी वैश्विक स्तर पर। तो क्या है, 2050 तक जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए 2012 की कीमत के आधार पर 2050 में 50% हमें वृद्धि करनी पड़ेगी खाद्य, चारा और फाइबर की। 25% ताजे जल की उस टाइम में हमें आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि भूमि के विस्तार को अब संभावना नहीं, मतलब ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि कृषि भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। पहले होता रहा कि जंगलों को साफ किया आपने और कृषि भूमि का विस्तार कर दिया, तो ये बोल रही है कि कृषि भूमि के विस्तार की संभावना बहुत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और करती रिपोर्ट चुनौतियों के बारे में, वो बोलती है कि मानव जनित भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भूमि का जितना निम्नीकरण हो रहा है वो मानव के कारण हो रहा है, का 60% से अधिक प्रभाव सीधे कृषि पर पड़ता है। मतलब मानव जो लैंड डिग्रेडेशन करता है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर होता है तो कृषि पर होता है। 60% के आसपास लैंड डिग्रेडेशन का सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, आपकी कृषि के ऊपर होता है। साथ ही वैश्विक ताजे जल संसाधन का 70% से अधिक हिस्सा अकेले कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। मतलब ये बोला कि वैश्विक स्तर पर जितना भी जल उपलब्ध है उसमें से 70% से जो अधिक संसाधन है वो किसके द्वारा, कृषि के द्वारा, कृषि क्षेत्र के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जल संसाधन भी धीरे धीरे कम हो रहे, तो ये भी चुनौती है। गहन कृषि पद्धतियों के बारे में कुछ बात करती है। मतलब गहन कृषि पद्धतियां ऐसी हो गई कि आप मृदा जो है उसमें उर्वरक डाल डाल के एक एक साल में 4-5 फसल उगा रहे हो, है ना, जल्दी जल्दी करके। तो गहन कृषि पद्धतियों और रासायनों का अत्यधिक उपयोग जो बढ़ रहा है, जैसे कि पंजाब और पश्चिमी यूपी के इलाकों में देखेंगे आप, रासायनिक उपयोग रासायन जो है उनका अत्यधिक उपयोग बढ़ने के कारण प्रदूषण भी हो रहा है मृदा में, और साथ ही ये भूमि, मृदा और जल संसाधन में कमी का कारण भी। मतलब ये है कि गहन कृषि पद्धतियों और, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, गहन कृषि पद्धतियों और रसायनों के कारण जो हो रहा है वो प्रदूषण बढ़ रहा है एक तो ये जो इम्पैक्ट होता है आपकी भूमि पर होता है, मृदा पर होता है, जन संसाधन पर होता है, सब पे होता है। ठीक है, तो चुनौतियां क्या क्या बताई गई है। एक तो हमें 2050 तक
खाद्यान्न उत्पादन, चारा उत्पादन और फाइबर उत्पादन बढ़ाना होगा। कृषि भूमि का विस्तार नहीं हो सकता, जंगल काट के अब कृषि नहीं बनाई जा सकती। मानव जो लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है उसका 60% इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? कृषि के ऊपर पड़ रहा है। और गहन कृषि पद्धतियों और रसायन के कारण प्रदूषण हो रहा है। तो ये चुनौतियां इसने रेखांकित करी है। अब ये रिपोर्ट ये बोलती है कि संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावना क्या है। तो ये बोला है कि भूमि उत्पादकता को बढ़ाना सबसे पहले संधारणीय कृषि उत्पादन। तो वो कैसे किया जा सकता है? तो ये बोला कि वर्तमान में वास्तविक उपज जितनी हो रही है, जैसे कि 1 क्विंटल हो रहा है, और होने वहां पे कितना चाहिए? 2 क्विंटल होना चाहिए। तो इसके बीच में जो गैप है, यील्ड गैप जो है, इसको कम करना होगा हमें उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमें यह करना होगा कि स्थानीय स्तर पर जैसी जलवायु है उसके अनुकूल हमें फसलें उगानी होगी। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आपने देखा होगा वहां की जो जलवायु है वो ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती के लिए, और आप वहां पे चावल उगाने लग गए। तो स्थानीय दशाओं के अनुकूल जलवायु सहिष्णु फसलों की खेती जो है उसको हमें बढ़ावा देना है। और संधारणीय कृषि फसल प्रबंधन पद्धतियों, यानी कि संधारणीय तरीके, सस्टेनेबल तरीके से रसायनों को कम उपयोग करके स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो सामग्री है उसका ज्यादा उपयोग करके, ज्यादा ड्रिप और ड्रिप सिंचाई और फव्वारा तकनीक का उपयोग करके हमें इस तरह की संधारणीय पद्धति अपनानी होगी, ताकि क्या होगा, हमारी भूमि की उत्पादकता बढ़ सके। ठीक है। दूसरा भी ये बात करती है कि रेन फेड कृषि या फिर वर्षा संचित कृषि जो है उसके माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ा। रेन फेड संचित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें जो वर्षा का जल है वो हमें मृदा में संरक्षित करना होगा, ताकि नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो जो स्वच्छ जल के संसाधन जितने कृषि में उपयोग होते हैं वो कम हो पाएंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं कि संरक्षण कृषि, एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, है ना, कि जो संसाधन है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। सूखा सहिष्णु तकनीकें हो सकती है, जैसे कि मृदा में नमी का संरक्षण किया जा सकता है। वो किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि आसपास आजकल मनरेगा के तहत छोटे छोटे तालाब भी खोद रहे हैं, है ना, गांव गांव में, जगह जगह। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आसपास की जो जगह है वो थोड़ी नमी उसमें सोखने वाली हो, है ना। अलग अलग फसलों की खेती की जाए ताकि मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ी रहे। तो इसमें बोला है कि खाद सूखा सहिष्णु तकनीक कैसे हो सकती है कि आप एक तो मृदा की जो नमी है उसको संरक्षित कीजिए, साथ साथ में अलग अलग फसलों की खेती कीजिए, है ना। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, गोरखपुर में सूक्ष्म जीवों के प्रभावी प्रबंधन से किसानों की आय में अधिक वृद्धि हो। मतलब जो कृषि में जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे केचुआ की बात कर ले तो वो भी सूक्ष्म जीव ही होता है एक तरह से। केचुआ सूक्ष्म जीव तो नहीं होता है, परंतु वो भी उसमें काम आता है कृषि के लिए ना। तो ये बोला कि गोरखपुर जो है वहां पे सूक्ष्म जीवों का जो प्रभावी प्रबंधन किया किसानों ने अपनी फसल उगाते टाइम पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि किसानों की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे कि आजकल क्या होता है कि रासायनिक खादों को हम जो उपयोग करते हैं, इसकी वजह से जो फसल के जो सूक्ष्म जीव होते हैं धीरे धीरे वो डेथ होते जा रहे हैं, उनकी सारे के सारे मरते जा रहे हैं वो ना। तो ये कि सूक्ष्म जीवों का प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बात इसने बोली। संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावना क्या है? एक तो उत्पादकता को बढ़ाना है, दूसरा वर्षा सिंचित कृषि जो है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। और क्या बोला रिपोर्ट ने? और इसने बोला कि एकीकृत कृषि पद्धतियां हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि कृषि और पेड़ों की खेती साथ साथ में किया जाए। घूर्णी चराई यानी कि रोटेशनल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग देखिए वही होता है, अगर आपने देखा होगा तो पशुओं के माध्यम से वो जो पशु जो चरते हैं आपके खेत के आसपास जो चराई होती है उसकी बात कर रहा है। तो रोटेशनल तरीके से वो किया जाता है कि नया वहां पे उत्पादन, नए जो है एक तरह से पेड़ पौधे वापस आ सके, है ना। चारा फसलों में सुधार, जो चारा फसलें जो बहुत सारी होती हैं खेतों के आसपास, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो जल है उसको सोखती है, तो उनमें सुधार किया जाए कहीं ना कहीं तरीके से। धान की खेती के साथ साथ आप मछली की पालन जैसे मॉडल आप अपना सकते हैं, यानी कि एकीकृत कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैसे कि कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर भी साथ में किया जाए और पेड़ पौधे भी। रोटेशनल ग्रेजिंग, चारा फसल जो होती है उसमें सुधार किया जाए, और धान की खेती के साथ मछली पालन भी किया सकते हैं। संस्थाओं द्वारा क्षमता निर्माण, यह आधुनिक कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किया, मतलब ये है कि जो संस्थाएं होंगी हमारी भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, उनके माध्यम से क्षमता निर्माण किया है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फार्मर फील्ड स्कूल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, फार्मर फील्ड स्कूल
मतलब फील्ड पे ही फार्मर को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है के माध्यम से ऐसे प्रकार की क्षमताएं हो सकती है, किसानों की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती है। इस तरह के अभिनव तरीकों से कि फार्मर फील्ड स्कूल, मतलब हो सकता है कि गांव के किसान जो उनको उनके खेतों के आसपास ही 4-5 के किसान हो गए जिनके खेत आसपास है, वहीं पर उनको प्रशिक्षण दिया जाए। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में फार्मर फील्ड स्कूल के कार्यक्रम ने समुदाय द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें नेचुरल तरीके का सारा उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक खाद, है ना, पानी का कम उपयोग और स्थानीय स्तर पर जो भी उपलब्ध सामग्रियां, पहल को बढ़ावा दिया। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका में सुधार हुआ। मतलब हाँ, आंध्र प्रदेश में ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख चुके हैं, फार्मर फील्ड स्कूल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के किसानों को फायदा हुआ और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र वो भी मजबूत हुआ और साथ-साथ में किसानों की आजीविका वो भी बढ़ी। ठीक है? ओके, तो ये पूरा हमने देखा। रिपोर्ट जो है वो 2 बातों पे फोकस करती है, एक तो समस्याएँ क्या है और एक संधारणीय कृषि को कैसे बढ़ावा जा सकता है। तो आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं। अगर आपको कभी कृषि से संबंधित चुनौतियों की बात करी जाए, तो चुनौतियाँ यहाँ से उठा सकते हैं आप, है ना? ये पॉइंट से। संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावना की बात की जाए तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आप पिक कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, हमारे संसदीय पैनल ने आईबीसी के कामकाज में प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित किया। देखिए ये क्या है? आईबीसी जो है, इसका पूरा नाम ये है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, है ना? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, है ना? इसके तहत ये हुआ, देखिए 2016 में इसको लाया गया था ताकि जो कंपनियां हैं जो डूबने की कगार पर खड़ी है, डूब गई हैं, तो उनको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से कैसे निजात दिलाई जा सके और कैसे उससे रिकवरी हो सके मैक्सिमम ना। तो स्थायी समिति जो थी वित्त से संबंधित, उसने अपनी 28वीं रिपोर्ट में ये बोला कि आईबीसी जो हुआ कानून हमने लागू किया था, तो वर्तमान में कुल स्वीकृत दावों की तुलना में कम वसूली दर पर चिंता व्यक्त की। मतलब वसूल कम हो पा रहा है कहीं न कहीं। तो उसने कुछ समस्याओं को रेखांकित किया है। वैसे देखिए ये कोई न्यूज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे ये आ चुका था कानून और उस टाइम पे यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है ऑलमोस्ट इस पे ना। तो आईबीसी के कारण सफलता और व्यवहारजन बदलाव क्या है? तो देखिए ये समाधान के बाद पुनरुत्थान, मतलब ये है, मतलब आईबीसी लाने के बाद कुछ पहले तो उन्होंने वो हाइलाइट किया है कि क्या फायदा इससे हुआ है। तो 3 बताए हैं कि रिज़ॉल्यूशन के लिए जैसे कंपनी गई तो उसके बाद पुनरुत्थान की बात करी जाए, तो ये देखिए सिंपल शब्दों में समझते हैं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मतलब ये है कि कोई कंपनी रिज़ॉल्यूशन के लिए गई तो क्या क्या चीज़ हो पाई, है ना? तो ये बोला कि कंपनी जब रिज़ॉल्यूशन के लिए गई तो पिछले 3 वर्षों में देखा जाए तो जो कंपनियों की औसत बिक्री थी, उसमें 76% की वृद्धि हुई और कुल परिसंपत्तियों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि कहीं न कहीं कंपनियों ने महत्वपूर्ण परिचालनात्मक और वित्तीय सुधार जो है वो प्रदर्शित किए। जब कंपनी जो है वो आईबीसी के तहत उसने चीज़ें देखी, है ना? तो मतलब कहीं न कहीं समाधान बढ़ा है और परिचालनात्मक और वित्तीय सुधार हुए हैं, सिंपल वर्ड में इतना ध्यान रखिए। अगला क्या है? बेहतर ऋण संस्कृति, मतलब क्या हुआ है कि जो कंपनी के जो लोन थे या ओवरड्यू थे, कंपनी ने जैसे लोन लिया तो उसका जो ओवरड्यू हुआ करता था किसी बैंक के लिए, तो औसत दिनों में कमी आई है उसको चुकाने के। जैसे कि आईबीसी लागू होने से पहले औसत दिन जो हुआ करते थे वो 248 से 344 हुआ करते थे, वर्तमान में घटकर रह गए लगभग 30 से 87 दिन रह गए। तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो है अब जो उन्होंने ऋण लिया हुआ बैंकों के माध्यम से उसको चुका पा रही है। देखिए ये सब क्या हुआ था उस टाइम पे, भारत में 2014-15 के आसपास ये हुआ था, एनपी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी, नॉन परफॉर्मिंग असेट। सरकार इसके समाधान के लिए लाई थी तो फिर आईबीसी कोड लेके आई थी ताकि जो कंपनियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और कंपनियों ने जिन बैंकों से लोन लिया हुआ है उन बैंक में भी एनपीए नहीं बढ़े, है ना? अगला क्या है? संहिता के बाहर ऋण निपटान। मतलब देखिए बहुत सी बार ऐसा हुआ कि कंपनियां जो है वो बैंकों का ऋण अगर उनको देना है तो बहुत सी बार ऐसा हुआ कि भाई आईबीसी में नहीं जाते हैं, हम उसके बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं कि आप बता दीजिए हमें कितना देना है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लेते हैं, अगर आप इंटरेस्ट इतना ले रहे हैं तो इतना रख लीजिए और हम इसको कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं निरोधात्मक प्रभाव भी हुआ, डिटरेंस एक तरह से क्रिएट हुआ कि आईबीसी में जाएंगे, इससे अच्छा है कि हमारा मामला पहले से सुलझा लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के इसके लाभ हुए वर्तमान में। परंतु जो समिति है वो मुख्य चुनौतियों की ओर रेखांकित करती है। कुछ इसके चुनौतियां क्या है, वो ये बोलती है कि समय सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जैसे कि एनसीएलटी की फुल फॉर्म ये है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एनसी लेट, है ना, इसमें क्या है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील। मतलब अगर इसका
इसके खिलाफ कोई मामला है यानी कि इसने निर्णय दिया एनसीएलटी ने, तो उसके खिलाफ फिर आप जा सकते हैं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीक अधिकरण। तो ये बोला कि ये जो दोनों निकाय है, इनमें जो न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी है उनके पद रिक्त है, तो उस पद रिक्त होने के कारण समय सीमा ज्यादा लग रही है मामलों के निपटान की। साथ साथ में जो प्रक्रिया है वहां पे जो अपनाई जा रही है, उन प्रक्रियाओं में भी कहीं ना कहीं अस्पष्टता है, तो इसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। समिति एक बात तो ये बोल रही है। दूसरा है कम वसूली और अत्यधिक हेयर कट। हेयर कट देखिए एक टर्म है, इसमें अब सिंपल से वर्ड में बात करते हैं, ये है कि जो कंपनी है, मान लीजिए उसमें दिवालियापन के लक्षण दिखने लग गए अभी से ना, परंतु कंपनी बहुत बाद में एनसीएलटी में जा रही है, तो अब इसकी वास्तविक मूल्यांकन कितना है कंपनी का, यह निर्धारित करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यह बात यहां पे लिखी हुई है, पढ़ देता हूं। ऐसी संपत्तियों के मूल्य में शरण के कारण हो रहा है क्योंकि कंपनियां संकट शुरू होने के बहुत बाद आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी, मतलब कंपनियां जो है अगर वो दिवालिया घोषित होने के कगार पर है तो बहुत बाद में आईबीसी के अंतर्गत जा रही है, तो इसकी वजह से कंपनी का वास्तविक वैल्यूएशन कितना है कितना नहीं है उसके निर्धारण में समस्या आ रही है और पारदर्शिता उसमें नहीं है। ये बात यहां की। क्षेत्रागत अधिकार संघर्ष संबंधी संघर्ष वो क्या है, इसमें ये बोला है कि जो आईबीसी कानून है 2016 का, है ना, और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 का के बीच में कुछ संघर्ष की स्थिति, कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होंगी कि क्षेत्राधिकार किसका है किसका नहीं है उसको लेकर समस्या आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत, एक तो ये होता है क्षेत्राधिकार संबंधित समस्या आ रही है, और बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि जो आईबीसी में जो जा रहा है मुकदमेबाज जो है, जैसे कि मैं हूं गिल्टी, जो मैं हूं वो स्टे ले लेता बहुत सी बार। इंजेक्शन यानी कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले लेते। मतलब ये है कि एक तो जो कानून है दो हमारे आपके, एक तो PLMA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एक आईबीसी, इन दोनों में टकराव है। दूसरा ये कि जो जिस पे ऊपर मुकदमा होता है वो बहुत सी बार कंपनी से इस कोर्ट से स्टे लिया आता है, किसका उपयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 227 का, जिसमें हाई कोर्ट ऐसे मामलों को डायरेक्टली सुन सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आईबीसी की जो प्रक्रिया उसमें डिले हो रहा है, और जिसके लिए वो कोड वास्तव में बनाया गया था वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन करती है। रिकमेंडेशन सबसे पहले क्या होगी कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करो, यानी कि आप अगर जो अधिकारी है और कर्मचारी है उनके पद पूर्ण रूप से भरिए, और जो प्रक्रिया है प्रक्रियात्मक तक जो चीजें हैं प्रक्रिया जो है उसकी, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट बनाइए। पहला ये हो गया। दूसरा, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए ये बोल रहा है कि एक सत्य के एकल स्रोत के रूप में सेवा करने के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का विकास किया जाए। मतलब ये है कि प्रक्रिया समान सारी जगह उपयोग किए जाए, सारे एनसीएलटी में सारे अधिकारियों के बीच में। तो इसके लिए एक हमें क्या एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जो है उसको बना सकते हैं, ताकि अगर कोई अधिकारी देख रहा है कि हाँ इसके तहत ये प्रक्रिया अपनानी, इसके तहत ये प्रक्रिया अपनानी है, तो उसमें उस प्लेटफॉर्म में सारी चीजें दिखी जा सके। ठीक है, और क्या है, और बहुत सारे ऐसे जो बेकार के मामले होते हैं, तुच्छ मुकदमे होते हैं, तो उनको ये बोला जाए कि आप अगर आ रहे हैं आईबीसी में पहले, तो कम से कम आप जो है एक अग्रिम जो राशि है, अग्रिम सीमा या अग्रिम राशि जो है उसको डिपॉजिट कर दीजिए, तभी आपको आने देंगे। बहुत सी बार ऐसे होता है कि बहुत सारे फर्जी मामले चले जाते हैं, फर्जी मामले तो हर जगह जाते हैं, तो आईबीसी में ऐसे मामले नहीं आए तो उसको पहले बोल दिया कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, इसके बाद आपको आईबीसी में प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, मूल्य वसूली को बढ़ाना, ये क्या है। अब परिसंपत्ति के मूल्यांकन का मैंने आपको बताया कि परिसंपत्ति का जो मूल्यांकन है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता कि कंपनी की वैल्यू वास्तव में कितनी है। तो परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए परिसमापन मूल्य लिक्विडेशन वैल्यू की बजाय उद्यम मूल्य पर विचार किया जाए करना चाहिए। मतलब उद्यम का मूल्य कितना, उद्यम जो है उसका मूल्य कितना है इस पर ध्यान दिया जाए, ना कि लिक्विडेशन, उसका परिसमापन आखिरी में उसका वैल्यू क्या था, है ना। अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आउटरीच एवं पारदर्शी ई नीलामी प्लेटफॉर्म, मतलब उस कंपनी को अगर कोई खरीद रहा है तो हमें एक सब प्लेटफॉर्म बना दिया जाए कि वैश्विक स्तर पर भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो उसको लेने के लिए तो वो ले सकता है। सिंपल, एक तो अधिकारी कर्मचारी बढ़ाने, सिंपल शब्दों में ध्यान रखिए, देखिए टेक्निकल चीजें बहुत ही है, सिंपल शब्दों में ध्यान रखनी है।
अधिकारी कर्मचारी बनाने, प्रक्रिया अगर समान सब उपयोग करे तो उसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया एकीकृत। साथ साथ में मूल्य वसूली जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर भी अपनाई जाए। और कुछ ऐसे तुच्छ मामले जो होते हैं, फर्जी मामले जो होते हैं, उनको रोकने के लिए एक कुछ अग्रिम मूल्य जमा करा लिया जाए। ठीक है, ये बात 4 पॉइंट ध्यान रखिए। बहुत आप टेक्निकल चीजें मत ध्यान रखिए मेंस में लिखने के लिए ना। प्री में यहां से सवाल नहीं आएगा, मेंस में मिल लिया आता है यहाँ से सवाल ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब बायो रेमिडिएशन के ऊपर आया है। तो देखिए कैसे हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है, सतत प्रदूषण प्रबंधन के लिए हम बायो रेमिडिएशन को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, बायो रेमिडिएशन मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है ना। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो हर जगह बढ़ रहा है ना। तो हमें कहीं ना कहीं बायो रेमिडिएशन की ओर शिफ्ट होना होगा। तो ये न्यूज जो मेनली है आपकी प्री के लिहाज से और एनवायरमेंट के काम की है ना। तो क्या है बायो रेमिडिएशन? मृदा हो गया, जल हो गया, वातावरण में मौजूद पर्यावरणीय प्रदूषक जो होते हैं, कोई भी हो गया, तेल हो गया, कीटनाशक हो गया, प्लास्टिक हो गया, सीवेज हो गया, भारी धातु हो गया, का उपचार और विशरण। देखिए विशरण मतलब डिटॉक्सिफाइंग करना। अगर उसमें कुछ ऐसे कुछ टॉक्सिफिकेशन हो गया है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है, यानी कि मतलब उसको स्वच्छ बनाना एक तरह से वापस से, ये ध्यान रखिए ना। के लिए प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करना, प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करना है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बायो रेमिडिएशन। टर्म ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में सीधा आता है कि बायो रेमिडिएशन क्या होता है। अब कुछ टर्म है, जैसे पादपों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फाइटो रेमिडिएशन। कुछ पादप ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो कि आपकी मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, और वहां से अगर कुछ भारी धातु का कुछ प्रदूषण हो गया मृदा में तो उसको हटा रहे हैं। रोगाणुओं का अगर उपयोग करें तो बायो स्टिमुलेशन। कवक का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइको रेमिडिएशन। या यहां तक कि मछलियों जैसे जीवों का अगर उपयोग करें तो बायो मैन्युपुलेशन। ये अलग अलग इनका उपयोग किया जा सकता है अलग अलग जगह पे, है ना। अब इसका प्रकार कितने हैं? बायो रेमिडिएशन के प्रकार की बात करें तो इन सीटू क्या होता है? जहां पर प्रदूषण हुआ है वहीं वो सूक्ष्म जीवाणु लाके डाल दिया जाए और उपचार कर लिया जाए। संदूषित स्थल मतलब जहां पर प्रदूषण है वहीं संदूषित स्थल पर ही उपचार करना। उदाहरण के लिए तेल रिसाव के लिए ऑयल जेपर, ये तकनीक एक ऑयल जेपर, जैसे तेल खाने वाले बैक्टीरिया का छिड़काव करना। जैसे कहीं अगर जैसे तेल का छिड़काव हो गया, जैसे नदी हो गया या फिर समुद्र में बहुत होता रहता है, तो वहां पे ऑयल जेपर एक होता है बैक्टीरिया, उसको वहां डाल दो तो वो तेल खा लेता है ना। तो उसको कर सकते हैं। एक्सी2 क्या होता है? एक्सी2 मतलब उस प्रदूषित सामग्री को हटाकर कहीं और लेके जाए और वहां उसका बायो रेमिडिएशन किया जाए, है ना। सुविधा केंद्रों में इस पद्धति में जैसे बायो पाइल्स उसको बना सकते हैं, बायो रिएक्टर्स, कंपोजिटिंग आदि तरीकों का उपयोग किया जाता है। उस जगह पे नहीं जाता, कहीं और ले जाता है ना। जैसे कि कोई कूड़े का पहाड़ है आपका ये बना हुआ है जैसे जहांगीरपुरी के आसपास, तो इसको हटाकर कहीं और लेके जाके फिर वहां पे बायो रेमिडिएशन यूज किया जा सकता है। जैव उपचार का महत्व क्या है? देखिए ये वह नहीं होता है जो पारंपरिक सफाई के तरीके होते हैं उन वो महंगे होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये कम लागत का होता है, लागत कम होती है इसकी। कोई भी तकनीक कभी फेमस हो सकती है जब उसकी लागत कम हो। लागत ज्यादा होगी तो कोई उसका उपयोग नहीं करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन में ये काम आता है। जैसे कि बायो जैव उपचार अगर आप करेंगे तो देखिए वो आक्रामक नहीं होता है। वही जीवाणु जो होता है उसको मेनली आप उपयोग कर रहे हैं जो प्रकृति में उपलब्ध है। तो पहले से ही तनावग्रस्त हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो मौजूद जैविक प्रक्रियाएं वो सुचारू रूप से चलती रहेगी अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो कचरा होता है उसको जलाया जाता है। ठीक है, कचरे का तो समाधान हो गया, परंतु उसकी वजह से वायु प्रदूषण और हो गया। तो इसमें ऐसा कोई प्रदूषण नहीं होता, है ना। समृद्ध सूक्ष्म जीव विविधता मतलब ये है कि भारत के बाद जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो हम इस रेमिडिएशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, है ना। हमारे पास मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस रेमिडिएशन तकनीक के लिए कच्चा माल जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी हमारे पास काफी सारी डाइवर्सिटी है, तो उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब चुनौतियां क्या है? कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो चुनौतियां ये है कि पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा होता है। कैसे? देखिए जो जैव उपचार के लिए जीवाणु आपने डाला तो हो सकता है वो म्यूटेट कर जाए। म्यूटेट अगर कर लिया तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो सकता है। वो जीवाणु हो सकता है कि जिसकी साफ सफाई कर रहा है तो वहां से कुछ ऐसा उसने कुछ
इनहेल कर लिया, खा लिया उस जीवाणु ने, तो अगर उसने म्यूटेट कर लिया तो हो सकता है कि वो मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है भविष्य में और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। उपचार की धीमी प्रक्रिया, धीमे-धीमे तरीके से आगे बढ़ता है, जल्दी नहीं होता। जबकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि वाणिज्यिक और राजनीतिक दबाव के कारण जो हो रहा है उद्योग और शहरों में कि तुरंत सफाई करो, पर जो बायो रेमिडिएशन तकनीक है वो धीरे-धीरे चलती है ना? तो एक इसकी लिमिटेशन ये होगी। मानक प्रोटोकॉल का अभाव, मतलब ये कि बायो रेमिडिएशन भारत में किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना? मतलब कोई नियम नहीं है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने कुछ प्रयास भी किए हालाँकि बायो रेमिडिएशन के लिए वो क्या है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम भारत का जो एक चल रहा है उसमें ये बोला, हमारा जो जैव तकनीकी विभाग है, बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने बोला कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत जैव उपचार यानी बायो रेमिडिएशन को फंडिंग प्रोवाइड करता है। ये जो कार्यक्रम है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू किया है और इसके तहत अगर बायो रेमिडिएशन की कुछ टेक्निक डेवलप कर रहे हो तो उसको फंडिंग करेगा, है ना? सहयोग किया जा रहा है, जैसे कि सीएसआर, निरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। सीएसआर, निरी, आईआईटी हो गया, विश्वविद्यालय, तेल रिसाव और मृदा के विषहरण, डिटॉक्सिफाइंग के लिए, मतलब मृदा में से जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको हटाने के लिए सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकियों व सामग्री का विकास कर रहे हैं। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान है वो इसमें लगे हुए हैं कि हाँ, ऐसी प्रौद्योगिकी हमें डेवलप करनी है आगे जाके, है ना? किण्वन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये क्या है? यह अत्याधुनिक सूक्ष्मजीव किण्वन सुविधा, अत्याधुनिक सूक्ष्मजीव किण्वन, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है। इसे बायोपचार, मतलब जैवोपचार जो होता है, बायो रेमिडिएशन में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीव उत्पादों के बड़े पैमानों पर उत्पादन का समर्थन करने के लिए टेरी ने बनाया। मतलब ये है इसका जो है किण्वन, मतलब फर्मेंटेशन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। तो इस किण्वन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये टेरी ने बनाया, हमारा ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने। और इसके तहत ये बोला है कि जो सूक्ष्म जीव है उसका उत्पादन या उस वैसे के उत्पाद जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्यक्रम हो गए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम जिसको बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत जो कि फंडिंग दे रहा है, हमारे वैज्ञानिक संस्थान इसमें लगे हुए हैं। टेरी ने एक किण्वन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, उसके तहत सूक्ष्म जीव बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज होगी हमारी और ये मेनली प्रीलिम के लिए जा रहा है। बाकी बायो रेमिडिएशन देखिए मेंस में भी आ सकता है ऐसे तो। अभी कार्बन प्रच्छादन क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी सर पूछ लिया, कार्बन प्रच्छादन और स्टोरेज। तो बायो रेमिडिएशन भी 10 नंबर में तो आ ही सकता है, तो मेंस के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कीजिए ना। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी जो संक्षिप्त सुर्खियां उनके बारे में प्रीलिम्स के लिहाज से। जो है नवरत्न का दर्जा, देखिए हाल ही में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने एक कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उसको नवरत्न का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो 1993 में बनी थी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करती है और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ना। किन मानदंडों के आधार पर दिया जाता है नवरत्न का दर्जा? तो जो मिनी रत्न फर्स्ट है और अनुसूची ए में है ना, अगर मिनी रत्न है तब उसको नवरत्न बनाया जाएगा। उसने पिछले 5 में से 3 वर्षों में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी एमओयू समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त की हो। सिंपल सी चीजें हैं, 6 प्रदर्शन संकेतों में कुल स्कोर 60 या उससे अधिक का हो। इन प्रदर्शन संकेतों में निवल लाभ, मतलब जो प्रदर्शन संकेतक है उसमें निवल लाभ हो, नेटवर्थ कितनी है, सेवाओं की लागत कितनी है, प्रति शेयर आय कितनी है और करों से पहले मुनाफे के कारोबार का अनुपात शामिल है। मतलब ये है कि कुछ कंपनियां होती है, पहले मिनी रत्न होती है, फिर नवरत्न होती है, ठीक है, फिर महारत्न होती है। तो वर्तमान में ये कंपनी ऑलरेडी पहले से मिनी रत्न थी, फिर इसने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो ये महारत्न में शामिल होगी। जी के टाइप का क्वेश्चन है, जनरली यूपीएससी में फिलहाल तो ऐसे सवाल नहीं आते, परंतु पीसीएस में आ सकता है ना। अब कुछ वापस से एक बात है, ये थोड़ा सा फैक्ट है, कंपनी परिभाषा संबंधी विवरणों का विनिर्देश संशोधन नियम। तो हमारा जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है उसने हाल ही में लघु कंपनियों के लिए क्या परिभाषा होगी उसको डिफाइन किया है, संशोधित किया। तो बोला कि एक कंपनी लघु कंपनी के रूप में होगी, योग्य होगी पंजीकृत होने के लिए, उसको बोलते हैं। और उसकी टोटल कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल, वो 10 करोड़ से अधिक ना हो और पिछले वित्तीय वर्ष में जो कारोबार टर्नओवर जो टोटल होता है वो 100 करोड़ से अधिक ना हो, तो उसको लघु कंपनी के रूप में हम वर्गीकृत करें, है ना। पहले जो ये था वो 4 करोड़ था और
कारोबार की सीमा दी तो 40, मतलब पहले ये 4 करोड़ था, अब ये 40 करोड़ था, तो अब इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया और उसको 100 करोड़ कर दिया। सिंपल है, लघु कंपनी, पेड अप कैपिटल टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़, और टर्नओवर पिछले साल में 100 करोड़। डी, SIBs, घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक, यानी कि देखिए ऐसे बैंक है जो कि टू बिग टू फॉल, अगर ये गिर जाए तो हमारी इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 2025 की सूची में, RBI ने भारत 2025 की सूची में भारतीय स्टेट बैंक, HDFC और ICICI बैंक, ये 3 बैंकों को इसमें शामिल किया है कि घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। तो ये 3 नाम ध्यान रखने आता है सवाल इस तरह का। ये क्या है, ऐसे बैंक होते हैं जिनकी विफलता संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालती है। मतलब अगर स्टेट बैंक, HDFC और ICICI में तो कोई खतरा हुआ, कोई गिरने लगा बैंक या कुछ नुकसान हुआ उसको, तो हमारी संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसको भी नुकसान हो सकता है, या वो भी खतरे में आ सकती है अगर इन तीनों में से किसी को। तो डी, SIBs क्या होते हैं, परस्पर संबंध संस्थाएं होती है। इसके अलावा इनका आकार बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है, और अस्थिरता, SBI आपने देखा ही होगा महत्वपूर्ण काम करता है। अगर SBI कभी खतरे में आए तो हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली खतरे में आ जाए, है ना। और ऐसे है कि इन्हें असफल होने नहीं जा सकता। सरकार अगर इनमें से कोई भी बैंक असफल होने का प्रयास करेगा, प्रयास तो कोई नहीं करता, परंतु अगर कुछ उसमें समस्या आएगी तो सरकार उसको सहायता प्रदान करके रोकने का प्रयास करेगी कि नहीं, इनकी स्थिति वापस सुधारी जाए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। और इनकी महत्ता को कौन देता है, मतलब RBI ये दर्जा देता है इनको, सीधी सी बात ये है, ठीक है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण ऐसे हमारे वित्तीय संस्थान है SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, कि इनको फेल होने नहीं दिया सकता, ठीक है। ओम्बुड्समैन योजना, तो देखिए हाल ही में यह है वित्त वर्ष 2025 में RBI ने बोला कि एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के तहत ग्राहकों के सबसे ज्यादा मतलब RBI की एक ओम्बुड्समैन योजना चल रही है, उसके तहत ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो शिकायतें आई वो क्रेडिट कार्ड को लेके आई है। आपने भी क्रेडिट कार्ड यूज करा होगा, कभी क्या चार्जेस लगे, कभी क्या चार्जेस लग गए, है ना। तो ये बात करिए, परंतु हमारे लिए ये योजना काम की है कि योजना वास्तव में क्या है, ओम्बुड्समैन स्कीम ना। तो विनियमित संस्थाएं जो होती है कि ग्राहकों को शीघ्र, वहनीय और त्वरित वैकल्पिक शिकायत, मतलब देखिए ओम्बुड्समैन ये होता है कि उसी संस्थान के अंदर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। अगर उस संस्थान में, जैसे बैंक की कोई ब्रांच होगी, अगर उसमें कुछ समस्या हुई तो आप उसको जाकर शिकायत कर सकते हो और आपकी शिकायत का निवारण करेगा। अगर वो नहीं करता है, फिर उससे ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो एक हायरार्की बनी होती है, आप वहां जा सकते हैं, है ना। तो ओम्बुड्समैन मतलब आपकी योजना, जैसे कि लोकपाल जो होता है वो उस प्रकार का, है ना। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि हमारे जो ग्राहक है उसको शीघ्र, वहनीय और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। कवरेज क्या है, सभी वाणिज्य बैंक आते हैं, RRBs क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान आते हैं, और क्रेडिट सूचना कंपनियां, क्रेड वगैरह जो सारी आती है वो आती है। यह RBI की 3 ओम्बुड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती है। मतलब पहले 3 योजनाएं चल रही थी, जैसे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना और NBFC ओम्बुड्समैन योजना और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बुड्समैन योजना। तो इस सबको एकीकृत करके 2021 में एक एकीकृत योजना बना दी गई, है ना। इसमें वन नेशन वन ओम्बुड्समैन का दृष्टिकोण अपनाया गया था, ठीक है। शक्तियां क्या है, ओम्बुड्समैन 20 लाख तक के मुआवजे का आदेश दे सकता है। अगर आपको कुछ ऐसी हानि हो गई बैंक में जाके, या आपकी कोई शिकायत ऐसी है, तो ओम्बुड्समैन 20 लाख रुपए तक का आपको मुआवजा दे सकता है। साथ ही शिकायतकर्ता के समय, खर्च, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत मानसिक परेशानी भी हो गई, शिकायत करते करते टाइम में आया गया, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, तो 1 लाख रुपए और अतिरिक्त राशि आपको प्रदान की जा सकती है। 20 लाख तक का आपको मुआवजा प्लस 1 लाख रुपए और आपको दिया जा सकता है ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगली बात करते हैं, जैविक हथियार अभी समय क्या है। देखिए ये तो न्यूज में बहुत आता रहता है। जैविक हथियार अभी समय की 50वीं वर्षगांठ भारत में पर मतलब 50वीं वर्षगांठ हुई तो भारत ने बोला कि मजबूत एक जैव सुरक्षा होनी चाहिए देशों के बीच में। तो अभी समय क्या है, तो देखिए ये जो है जैविक हथियार या विषाक्त हथियार जो होगा, उसका हर चरण को वो करता है कंट्रोल। विकास हो गया, उत्पादन हो गया, भंडारण हो गया, अधिग्रहण हो गया, किसी से ले रहे हो, या फिर हस्तांतरण हो गया, किसी को दे रहे हो,
या आप उपयोग कर रहे हो, फोड़ दिया आपने जैविक हथियार ना, तो उसके प्रतिबंध लगाता है जैविक हथियार अभिसमन। जैविक हथियार क्या होते हैं? अब युद्ध के उन उन्नत उपकरणों को कहते हैं जो हानिकारक जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विषैले पदार्थ को फैलाते हैं। इससे मनुष्यों में, जानवरों पर तो बीमारी होती है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी कि वायरस फैला देंगे, पूरी पूरी कंट्री है, पूरे शहर को तहस नहस कर देंगे, वो वही जैविक हथियार होता है। इवन एक क्रिश करके जो मूवी आई थी उसमें भी शायद यही था, है ना। और क्या इनके बारे में? सामूहिक विनाश के हथियार के पूरे वर्ग को प्रतिबंध लगाने वाली बहुस्पेक्षित निस्तरीय संधि है ये जो अभी समय है, इसके तहत ये संधि है। जैविक हथियार के बारे में देख लिया हम लोगों ने, क्या होता है। अभी संधि है, भारत सहित इसमें 189 देश जो है वो इसके पक्षकार है। उत्पत्ति कैसे, मतलब कब ये आया, तो 1972 में इसको लाया गया था और 1975 में ये लागू हुई। यह कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधि, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यानी कि जो भी देश साइन करता है उसको फिर ये काम करना ही पड़ेगा। जैविक हथियारों को नष्ट करना पड़ेगा, विकास नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, किसी से लेगा नहीं, उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। इसका प्रशासन जो है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय द्वारा किया जाता है। मतलब इसका प्रशासन जो संधि का है वो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण मामलों के जो कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र का, वो इस संधि को भी देखता है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में, ठीक है। सिंपल है ये। हॉर्नबिल हाल ही में, मतलब दो महत्वपूर्ण चीजें हुई है। महत्वपूर्ण चीजें तो क्या हुई है, हॉर्नबिल जो है एक 10 दिवसीय प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि नागालैंड में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, प्री के लिहाज से, मेज द कॉलम के लिए ना। अब ये किसके नाम पे रखा है? एक हॉर्नबिल पक्षी होता है उसके नाम पे रखा गया है, जो नागा लोक कथाओं में सांस्कृतिक रूप में सम्मानित पक्षी है। मतलब उनकी जो लोक कथाएं होंगी उसमें एक सम्मानित पक्षी है, तो उसके नाम पर इसको रखा गया है ना। नागा हेरिटेज विलेज किसामा, वहाँ मतलब ये जनरली जो आयोजित किया जाता है वहाँ पर, किसामा जो है नागा एक विलेज है वहाँ पर, है ना। यह महोत्सव जनजातियों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देता है, साथ ही नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यही होता है महोत्सव में, और क्या होगा अलग से ना। अब हॉर्नबिल पक्षी के बारे में भी जान लीजिए क्या होता है, जिसके बारे में ये त्योहार का नाम रखा गया है। उष्णकटिबंधीय पक्षी है। इसका नाम इसकी असामान्य रूप से बड़ी व घुमावदार चोंच और चोंच के ऊपर केस्क नामक हॉर्न जैसी संरचना के कारण हुआ। अब इसकी इमेज एक बार सर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके असामान्य रूप से बड़ी व घुमावदार चोंच और चोंच के ऊपर केक्स नामक हॉर्न जैसी संरचना के कारण इसका नाम पड़ा है। हॉर्नबिल को वन का किसान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई उष्ण कटिबंधीय वृक्ष जो होते हैं उनके जो बीज है उनको लेके उड़ता है और उनको फेंकता जाता है हर जगह, है ना, तो फैलाता है। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि वनों को स्प्रेड करने भी आता है, तो इसलिए वन का किसान इसको बोलते हैं, है ना। भारत में 9 हॉर्नबिल की प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि कुछ प्रमुख यहाँ पे दी हुई है। ग्रेट हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। सिंपल है, उष्णकटिबंधीय पक्षी है, वन का किसान कहा जाता है क्योंकि बीजों को स्प्रेड करता है, और 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। अलकनंदा आकाशगंगा, ये क्या है? तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसका उपयोग करके अलकनंदा नामक एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है ना। आकाशगंगा गंगा की खोज करी है किसका उपयोग करके? जेम्स वेब टेलीस्कोप का, जो कि इसका था नासा का, है ना। इस आकाशगंगा में एक चमकदार केंद्रीय उभार के चारों ओर लिपटी हुई 2 सुस्पष्ट सर्पिल भुजाएं हैं, जो व्यास में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। मतलब एक देखिए आकाशगंगा की खोज की गई जो कि सर्पिल आकार की है। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रही है ना। अब आकाशगंगा क्या होती है? सर्पिल आकाशगंगा के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्पिल आकाशगंगा क्या है ना। और उसका जो नाम है जो खोजा गया है वो है अलकनंदा। अलकनंदा क्या है? एक सर्पिल आकाशगंगा। अगर आपको पूछे तो अलकनंदा क्या है? सर्पिल आकाशगंगा, है ना। सर्पिल आकाशगंगा प्रभामंडल हेलोस से घिरी होती है। प्रभामंडल क्या होता है? हेलोस क्या होता है? पुराने तारों या तारों का जो समूह होता है या डार्क मैटर का मिश्रण होता है, जो कि चारों ओर, मतलब आकाशगंगा होगी उसके चारों ओर हेलोस होते हैं, है ना। जो कि क्या होता है? पुराने तारों का समूह, डार्क मैटर का एक तरह से क्या होता है? मिश्रण होता है। डार्क मैटर क्या है? अब अदृश्य पदार्थ होता है जो कि न तो प्रकाश को उत्सर्जित करता है न परावर्तित करता है, लेकिन फिर भी अन्य पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्पन्न, मतलब डार्क मैटर जो होता है उसका बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है अन्य पदार्थों पर, परंतु वो कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। डार्क नाम है उसका,
न प्रकाश उत्सर्जित करता है न परावर्तित करता है। ठीक है, सिंपल सी चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते साइबर स्लेवरी क्या होता है? टर्म जैसे ये दिखा रही है, साइबर इंटरनेट का कुछ उपयोग कर रहे हैं, स्लेवरी यानी कि एक तरह से, स्लेवरी का हिंदी क्या होता है याद नहीं आ रहा एकदम से, स्लेव जो होते हैं ना, मजदूर, स्लेव एक तरह से दास है ना। साइबर स्लेवरी, साइबर तकनीक का उपयोग करके स्लेवरी दास बनाना लोगों को, ये है टर्म है ना। अगर एक टर्म आपसे पूछी जाए प्रीलिम्स में तो आप बता देंगे ना ये। तो हाल ही में कुछ वर्षों में ये हो कि म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साइबर स्लेवरी प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे, यानी कि साइबर स्लेवरी वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है। साइबर स्लेवरी क्या है कि आधुनिक समय में मानव तस्करी का एक रूप है ये, है ना। इसमें ऐसे लोगों को अक्सर नौकरी का झांसा देने के लिए फंसाया जाता है और मतलब ऑनलाइन तरीके से नौकरी का झांसा देने के लिए फंसा लिया, फिर धमकी दी जाती है, जबरदस्ती या फिर कैद में रखकर ऑनलाइन घोटाले या फिर साइबर धोखाधड़ी या डिजिटल अपराध करने के लिए मजबूर किया था। मतलब मैंने आपको मेल भेजा कि आपकी नौकरी लग गई है, आपने बोला ठीक है नौकरी लग गई तो नौकरी दे दीजिए मुझे, आप मेरे यहाँ नौकरी करने लग गए, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। फिर आपको मैं ऑनलाइन तरीके से, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी मैं ले लूंगा कि आपको फिर मैं धमकी दे सकता हूँ, जबरदस्ती कर सकता हूँ, कैद में रख सकता हूँ। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि अब तुम ऑनलाइन घोटाले करो, जो मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे साइबर अपराध करो या डिजिटल अपराध करो, किसी के साथ डिजिटल धोखाधड़ी करो, फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रक्रिया दी हुई कैसे काम करता है। धोखा, पीड़ितों को विदेशों में उच्च वेतन वाली नौकरियों का वादा किया जाता है। ऐसा लोग बहुत फंसते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी होती है वो बहुत खराब चीज है। बेरोजगार व्यक्ति जो होता है वो किसी के भी झांसे में आता है ना। पीड़ितों को विदेशों में उच्च वेतन वाली नौकरी देने का वादा किया जाता है। दस्तावेजों की जब्ती, जब वो आता है तो उसको फिर भागने से रोक देते हैं, पासपोर्ट वगैरह या फिर पहचान पत्र उसके जब्त कर लिए जाते हैं। फिर जबरन ऑनलाइन आपराधिक कार्य करवाए जाते हैं। पीड़ित को फर्जी कॉल सेंटर, रोमांस स्कैम हो गया ऑनलाइन, आपने कभी सुना होगा तो, क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, फिशिंग इत्यादि संचालित करने के लिए मजबूर किया था। मेरे कुछ कागजात ऐसे हो गए जो कि मैंने आपके जब्त कर लिए, मैंने जब्त कर लिए, तो फिर आपको मैं जो बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, है ना। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, पीड़ितों को यातना दी जाती है, उन्हें लंबे समय तक काम करना होता है, उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित लगाया जाता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, उनके निरंतर निगरानी। देखिए अगर आपने कभी देखा होगा जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, क्या उसमें भी इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। आपने किसी को झांसा दिया, आप उससे प्रोस्टिट्यूशन कराने लग गए, अगर उसने किया और आप उस, जैसे आपने उसको नौकरी का झांसा दिया, आपने उसके कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जब्त कर लिए या फिर उसको धमकी दी कि मैं अब तेरे घर पे बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, फिर आपको मजबूर कर रहे हो सब कुछ करने के लिए, है ना, उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हो, तो सेम ऑनलाइन अगर माध्यम पे ये सब चीजें हो रही तो साइबर स्लेवरी है ना। ओके, तो ये हो गया कैसे काम करता है। टर्म ध्यान रखिएगा, मेंस प्री में अगर पूछेगा तो टर्म पूछेगा। आगे देखते हैं, एक हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व है, नाम है इनका स्वर्गदेव छोलुंग सुक्फा। प्रधानमंत्री ने असमिया लोगों को असोम दिवस या सुखाफा दिवस पर बधाई दी। इस दिवस पर स्वर्गदेव छोलुंग सुक्फा की यात्रा और नेतृत्व का जश्न मनाया जाता है। मतलब ये असमिया लोगों का असोम दिवस जो है या फिर सुकाफा दिवस जो है उसमें इनका जश्न मनाया जाता है। तो इनके बारे में देख लेते थोड़ा सा, प्री में कभी आ जाए तो। स्वर्गदेव छोलुंग सुक्फा के बारे में बात करते हैं। वह ताई राज्य मोंग माओ के एक राजकुमार थे जो वर्तमान में यूनान यानी कि चीन में रुवेली के पास है। मतलब उस ऐसे प्रांत के राजकुमार थे क्योंकि वर्तमान में तो चीन में है ना। सिंहासन पर अपने वेद दावे से वंचित होने के बाद उन्होंने 13 वर्षों तक का प्रवास किया और 2 दिसंबर 1228 को असम में प्रवेश किया। मतलब अपने, हो सकता है कि सिंहासन में बैठने वाले हो इनके पापा के बाद ये, परंतु वंचित हो गए। तो फिर क्या हुआ कि 13 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे जैसे भगवान श्री राम की तरह से, और फिर उनके बाद उन्होंने 2 दिसंबर 1228 में असम में प्रवेश किया। इसीलिए 2 दिसंबर को अहोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रमुख योगदान क्या है इनका। अहोम राज्य की स्थापना इन्होंने 1253 ईस्वी में चेराई देव की राजधानी घोषित करके, मतलब चेराई देव जो जगह थी उसको राजधानी घोषित करके अहोम साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, इन्होंने करी थी। क्षेत्र क्या है, संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास अहोम। देखिए वर्तमान आप मत जाइएगा,
पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम में वो पूरा हो सकता है वहां। अभी तो वर्तमान में राज्य अलग अलग है वहां पे ना। शासनावधि क्या है इस पूरे अहोम राज्य की? 600 वर्षों तक अधिकतर रही। अंग्रेजों ने 1826 में अस्थायी रूप से इस राज्य को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1836 में उन्होंने संपूर्ण राज्य को पूरी तरह से अधीन कर लिया और अस्थायी रूप से किया, फिर 1836 में पूरा कर लिया, और यह 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अहोम राज्य स्थापित ये हुआ, किसने किया? इन्होंने। 1826 में अंग्रेजों ने पहली बार इसको अस्थायी रूप से अधिकृत किया या फिर अधीन किया। 1836 में पूर्ण रूप से कर लिया, फिर 47 तक उनके अंडर ही रहा। 39 राजाओं के नेतृत्व में ताई लोगों ने एक एकीकृत भाषा असमिया के साथ असमिया नामक एक संयुक्त राष्ट्रीयता का गठन किया। ठीक है, कुछ खास नहीं है इनके बारे में, मतलब, पर इन्होंने अहोम राज्य की स्थापना करी, ये महत्वपूर्ण है। और अहोम दिवस या फिर सुकाफा दिवस इनकी असम आगमन पर ही मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ठीक है, आजकल यूपीएससी जो हमारे ऐसे नायक रहे हैं पुराने टाइम में या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो कि कम प्रसिद्ध रहे हैं, जिनको जनरली बुकों में जगह नहीं मिली है, उनके बारे में भी सवाल पूछने लग गया, तो ऐसे सवाल आ सकता है इनके बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी जितनी भी न्यूज़ थी, हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी है। उम्मीद है ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सेशन लाभदायक होगा। ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विज़न आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।